हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फिफ्थ के वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट पश्चिमी राजनीतिक दर्शन फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 13 का सब्जेक्ट है। अगर आप डीयू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर की वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 4 मैकाविले के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट एक ऐसा विचारक जिसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया, जिसे लोग कभी निर्दयी और कभी आधुनिक राजनीति का पिता कहते हैं, वह थे हमारे निकोले मैकावेली। आइए आज की कहानी में हम समझते हैं कि मैकावेली के राजनीतिक विचार क्या थे, उनको हम देख लेते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम कर लेते हैं मैकावेली और उसका संदर्भ से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे निकोलो मैकावेली जी है। तो हम इसमें देखेंगे निकोलो मैकावेली 1469 से 1527, इतालवी राजनीतिक चिंतक। प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस राजकुमार और डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी। तो 1969 में जन्मे मैकावेली इटली के दार्शनिक और राजनीतिक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है द प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। आधुनिक राजनीतिक विचार का जनक माना जाता है क्योंकि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में समझा। तो इटली उस समय छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा था। फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान और लगातार युद्ध, षड्यंत्र और सत्ता संघर्ष चल रहे थे। इसी अस्थिरता ने मैकाइवली को राजनीति को यथार्थवादी ढंग से समझने की प्रेरणा थी। तो यही था हमारा मैकाइवली और उसका संदर्भ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। इसमें हम देखेंगे मैकाविली पुनर्जागरण काल में जीवित थे। तो जो मैकाविली जी थे वे पुनर्जागरण काल में जीवित थे। इटली उस समय छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। बार बार युद्ध, षड्यंत्र और सत्ता संघर्ष हो रहे थे। तो यही हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश था। इसके बाद तो इसी अस्थिरता को मैकाविली को राजनीति को यथार्थवादी ढंग से समझने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वाइस, वर्च्यू और फॉर्चूना को लेकर। तो अब हम समझ लेते हैं जो मैकाविले जी है उनके अनुसार राजनीति तीन तत्वों से चलती है। फर्स्ट हमारा वाइस, सेकंड हमारा वर्चू और थर्ड हमारा फॉर्चूना। तो सबसे पहले हम वर्चू को समझ लेते हैं। वर्चू आखिर होता क्या है? शासक की वह क्षमता जिससे वह अपनी शक्ति, बुद्धिमानी, साहस और चतुराई से परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ ले। तो वर्चू आपके शासक की एक ऐसी क्षमता होती है जो कि बुद्धिमान, साहस और चालाकी से परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेती है। सेकंड हमारा आता है फॉर्चूना, जिसमें भाग्य या संयोग जो अनिश्चित और नियंत्रण से बाहर है गए। तो फॉर्चूना में आते हैं संयोग और किस्मत जो इंसान के नियंत्रण से बाहर है। थर्ड आता है वाइस, जिसमें बुरे कार्य, धोखा, हिंसा, छल, जिन्हें कभी कभी सत्ता बनाए रखने के लिए करना पड़ता है। तो वाइस में दोष आता है, जैसे कि कभी कभी सत्ता बचाने के लिए बुरे काम, धोखा, हिंसा, छल ये भी करने पड़ते हैं। तो मैकाविली का मानना था कि सफल शासक को वर्चू का उपयोग करके फॉर्चूना पर काबू पाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वाइस से भी परहेज नहीं करना चाहिए। तो मैकाइले जी कहते हैं कि सफल शासक वही है जो वर्चू का उपयोग करके फॉर्चूना पर काबू पाएगा और जरूरत पड़ने पर वाइस से भी परहेज नहीं करेगा। तो यही था हमारा वाइस, वर्चू और फॉर्चूना का सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजकुमार को सलाह। राजकुमार को क्या करना चाहिए? तो जो हमारे मैकाइले जी है उन्होंने राजकुमार के लिए भी सलाह दी है। तो जो द प्रिंस की उनकी पुस्तक है उसमें मैकाइवले ने कहा जनता का समर्थन पाना जरूरी है। शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी दोनों अपनानी चाहिए। अगर जरूरत हो तो वादे तोड़ने और क्रूरता करने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। तो द प्रिंस जो उनकी पुस्तक है उसमें मैकाइवले जी ने कहा कि शासक को जनता का समर्थन हासिल करना चाहिए।
उसे शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी दोनों अपनानी चाहिए। और अगर जरूरी पड़े, आवश्यकता हो तो वादे भी तोड़ देने चाहिए, या कठोरता दिखाने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। शासन का उद्देश्य सत्ता बनाए रखना और राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करना। राजनीति में सफलता नैतिकता से नहीं बल्कि शक्ति और व्यावहारिकता से तय होती है। तो उनके अनुसार राजनीति में जो सफलता है वो नैतिकता से नहीं बल्कि शक्ति और व्यावहारिकता से तय होती है। तो यही था राजकुमार को सलाह मैकाविली के अनुसार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नैतिकता पर मैकाविली के विचार। तो अब हम मैकाविली के नैतिकता संबंधी विचार देख लेते हैं, जिसमें राजनीति और नैतिकता अलग अलग क्षेत्र है। शासक को केवल इस बात से मतलब होना चाहिए कि राज्य स्थिर और सुरक्षित रहे, भले ही उसके लिए अनैतिक साधन क्यों न अपनाने पड़े। तो जो मैकाविली जी है उन्होंने राजनीतिक और नैतिकता को अलग अलग क्षेत्र माना, और उन्होंने कहा कि शासक का उद्देश्य है राज्य को स्थिर और सुरक्षित रखना, अगर इसके लिए अनैतिक साधन भी अपनाने पड़े तो वे सही है। उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है। द एंड ऑफ जस्टिफाइज द मीन्स, यह विचार मैकाविली से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उनके नाम से एक जुड़ा प्रसिद्ध विचार है, उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है, अर्थात द एंड जस्टिफाइज ऑफ द मीन्स। तो यही था नैतिकता पर विचार मैकाविली के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है धर्म पर मैकाविली के विचार। तो अब हम धर्म संबंधी मैकाविली विचार देख लेते हैं, जिसमें हमारा आता है धर्म राजनीति का साधन है न कि अंतिम सत्य है। तो जो मैकाविली जी है उन्होंने कहा कि धर्म राजनीति का साधन है न कि वो कोई अंतिम सत्य है। धर्म जनता को एकजुट करने और नैतिक अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन शासक को धर्म को उपयोग करना चाहिए, उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। तो मैकाविली जी कहते हैं कि धर्म जनता को अनुशासन और नैतिक नियंत्रण में रख सकता है, लेकिन शासक को धर्म पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए, उसे धर्म का उपयोग करना चाहिए साधन के रूप में। तो यही था धर्म पर मैकाविली के विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मैकाविली ने राजनीतिक क्षेत्र को कैसे समझा। तो अब हम समझ लेते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र को मैकाविली के क्या समझ रही है। तो उन्होंने राजनीति को स्वायत्त क्षेत्र माना। राजनीति की अपनी तर्क शक्ति है, इसे धर्म या नैतिकता के अधीन नहीं होना चाहिए। तो मैकाविली ने राजनीति को स्वायत्त क्षेत्र माना, इसका मतलब राजनीति की अपनी तर्क शक्ति है और इसे धर्म या नैतिकता के अधीन नहीं होना चाहिए। राजनीति का मुख्य नियम सत्ता और स्थिरता। तो उनके अनुसार जो राजनीति का पहला नियम है वो सत्ता और स्थिरता को बनाए रखना है। तो यही था मैकाविली ने राजनीतिक क्षेत्र को इसी प्रकार से समझा था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मैकाविली की अन्य व्याख्याएं को लेकर। तो जो मैकाविली है उसने अलग अलग व्याख्याएं की है, जिसमें सबसे पहला है तानाशाही के प्रवक्ता। कुछ लोगों ने उन्हें निर्दयी और चालाकी भरे शासक का समर्थक माना। तो कुछ लोगों ने उन्हें निर्दयी और चालाक शासक का समर्थक कहा, कुछ ने यथार्थवादी कहा, वे राजनीति को जैसा है वैसा दिखाना चाहते थे, आदर्शवाद से अलग। तो कई लोग उन्हें सच्चाई दिखाना वाले मानते हैं कि राजनीति जैसी है वो वैसे ही उसको दिखाना चाहते हैं। थर्ड, कुछ ने उनको राष्ट्रवादी माना। उन्होंने इटली को एकजुट और शक्तिशाली बनाने का सपना देखा। तो उन्होंने एकजुट और शक्तिशाली इटली का सपना देखा। इसलिए मैकाविली की छवि कभी शैतानी और कभी आधुनिक राजनीतिक यथार्थवाद की रही है। इसलिए जो मैकाविली जी है उनको कभी धूर्त और कभी आधुनिक राजनीति के जनक कहा जाता है। तो यही था मैकाविली की अनेक व्याख्याएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मैकाविली का गणतंत्रवाद। तो अब हम गणतंत्रवाद के ऊपर विचार देख लेते हैं मैकाविली के। तो डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी में मैकाविली ने गणतंत्र का समर्थन किया। उनका मानना था कि जनता की भागीदारी से राज्य अधिक स्थिर और मजबूत होता है। तो जो मैकाविले की प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, उसमें उन्होंने गणतंत्र का समर्थन करते हुए कहा कि जनता की भागीदारी से राज्य अधिक स्थिर और मजबूत बनता है। इसलिए वे केवल तानाशाही के पक्षधर नहीं थे बल्कि गणतंत्रवादी भी थे। इसलिए जो मैकाविली थे उनको केवल तानाशाही का समर्थक ही नहीं माना जाता था, बल्कि लोकतांत्रिक गणराज्य के पक्षधर भी उनको माना जाता था। तो यही थे मैकाविले का गणतंत्र का विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे मैकाविले ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की नींव रखी। तो जो मैकाविले जी थे उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया, और जो आधुनिक राजनीति विचार है उसकी नींव रख दी थी। उन्होंने शासक को व्यवहारिक, चालाक और ताकतवर होने की सलाह दी। वे आदर्शवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी थे। तो जो मैकाविली थे वे शासक को व्यावहारिक, चालाक होने के साथ साथ सलाह देते थे, और वे कोई भी आदर्शवादी नहीं माने जाते थे बल्कि वे यथार्थवादी माने जाते थे। और यही कारण है कि उन्हें आज भी आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा ये निष्कर्ष भी कंप्लीट होता है, और हमारा यूनिट नंबर थर्ड का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, जिसके साथ हमारी जो यूनिट नंबर थर्ड है वो भी कंप्लीट होती है।
क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारा केवल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थी आपकी 3rd यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आपको ये नोट्स या पीडीएफ चाहिए होगे तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, वहाँ आपको नोट्स या पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहाँ हम बात करेंगे इकाई 4th अधिकारवादी व्यक्तिवाद के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लास्ट यूनिट एंड लास्ट चैप्टर रहने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।